सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए, जिंदगी में ना कभी कभी आप लोग को छोटे छोटे स्टेप उठाने के बाद भी बहुत बड़े अपनी लाइफ में चेंजेस आप लोग को नजर आ जाएंगे। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बोलूं, अगर आज से ही आप लोग और कुछ ना करें, डेली 10 कम से कम 10 या 15 कम से कम अगर एमसीक्यू भी आप लोग ट्राई करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो एग्जाम आते आते आप लोग एमसीक्यू को लेकर एक तरीके से फेवरेबल माहौल अपने माइंड में क्रिएट कर पाएंगे और इसके चलते काफी अच्छे से कंफर्टेबल आप लोग फील होना स्टार्ट हो जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर में। तो इसको बोलते हैं प्रैक्टिस। अगर ये जो प्रैक्टिस होती है ना, आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा क्रिकेटर जब खेलते हैं तो नेट प्रैक्टिस करते हैं दबाकर। क्यों? क्योंकि जब वो जाकर मेन ग्राउंड में उतरे, किसी पर्टिकुलर टीम के सामने जाकर खेले, तो उस टाइम पर वहां पर उनको ऐसा ना लगे कि यार ये क्या हो रहा है। ठीक है, एक तरीके से ये बॉल किधर से आगे, उसको टैकल ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि हर एक इंसान जो है वो अपने लेवल पर अपना बेस्ट खेल खेलने की कोशिश करता है। पर लेकिन अगर आज की डेट में आप लोग जो है खुद से अगर सही तरीके से अपनी पूरी 100% अगर नहीं देंगे, तो आप लोगों की जगह कोई और यहां पर चीजों को लेकर निकल जाएगा। ठीक है, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बोला, जैसे आप लोगों ने होली सेलिब्रेट करी, एक आध दिन बीच में हो जाता है, ऊपर नीचे चल जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई बीमार हो गया, ठीक है, या कोई घर पे आ गया तो चल जाता है, पर लेकिन फिर भी कोशिश करो कि मिनिमम स्टडी प्लान अपना जरूर रखो। क्या यार, कम से कम 4-5 घंटे तो पढ़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर चीजें आप लोगों ने छोटे छोटे चेंज भी करने स्टार्ट कर देना कि कुछ भी हो जाए 4 घंटे तो पढ़ना ही है, ये भी एक छोटा सा चेंज हो गया। तो ये छोटे छोटे चेंज हैं, आप लोगों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। तो अगर कोशिश करो कि डेली कुछ ना कुछ एक नया चेंज करने की कोशिश करो, या फिर जो ऑलरेडी चेंज कर दिया उसको मेंटेन रखने की कोशिश करो। एक कोई चीज तो आप लोगों को पकड़कर यार चलनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये काम आप लोग नहीं करोगे तो जिंदगी में आप लोग वहीं पर ही टिके रहोगे जहां पर आज हो। 10 साल बाद भी देखोगे ना, कोई ज्यादा फर्क आप लोगों की जिंदगी में नजर आएगा नहीं, आप लोग उसी पैटर्न में आप लोग चलते रहोगे। और कोशिश करो अपनी जिंदगी में जो यार दोस्त हैं उनको भी थोड़ा प्रोडक्टिव बनाओ, यानी कि एक तरीके से ऐसा नहीं कि बस ऐसा वेलेपंथी में घूम रहे हैं, इधर उधर टाइम वेस्ट करते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं घर वालों के, और वो आप लोगों के बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड हमेशा प्रोग्रेसिव होना चाहिए, जो आप लोग कुछ नया सोचने के लिए मजबूर करें, जो आप लोग कुछ नया करने के लिए मजबूर करें, जो आप लोग एक सही डायरेक्शन देने के लिए मजबूर करें। तो इस तरीके का दोस्त होना चाहिए। ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले कुछ मतलब बैठे हुए बातें कर रहे थे दो चार दोस्त, तो एक मतलब जोक टाइप में ही है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप लोग उसको देखोगे तो यहां पर पूछा गया कि यार आज के डेट में क्या करने लाइफ में। एक ने बोला बाप का बिजनेस पड़ा है उसको देख लूंगा, दूसरे ने बोला कि यार क्या करना है देखता हूं, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया, तीसरे ने बोला कि यार मैं तो बाहर जाकर फॉरेन स्टडी करूंगा, चौथे ने बोला यार तुम इतना सोच भी रहे हो, मैंने तो अब तक सोचना भी स्टार्ट नहीं किया है। तो आप लोग समझ रहे हो किस तरीके से। तो जिंदगी में कोशिश करो कि अपनी खुद की एक प्लानिंग रखो, ऐसा नहीं कि सब इधर उधर निकल गए और आप लोग बस ऐसे ही वो नहीं हा हा हु करके बस जिंदगी चल रही है। वो वाली जिंदगी आप लोगों को हमेशा एक नेगेटिव गड्ढे में ले जाकर डाल देगी, जहां से आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा फ्रस्ट्रेशन के सिवाय। तो कोशिश करो जो भी काम आप लोग कर रहे हो तो उसको अच्छे से करो, अगर उसमें मन नहीं लग रहा है तो कुछ और करो, पर वो अच्छे से करो। ठीक है, तो इस तरीके से, या तो जो मिल रहा है उसको आप लोग इंजॉय करो, या जो नहीं है आप लोगों के पास में कुछ और करना चाहते हैं तो उसमें अपना 100% लगाओ। तो इस तरीके की चीजें करो, पर लेकिन ये नहीं कि बस हाँ बीच डामाडोल गाड़ी चल रही है, वो वाली चीजें दिक्कत में डाल देती है यार। तो उससे थोड़ा ऊपर उठना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डे के साथ में यहां पर आगे बढ़ेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट कई बार एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि खासकर जब भी हम लोग बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में और आज की डेट में जो भी इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो उससे चलते आगे आने वाले टाइम में भी आप लोगों से क्वेश्चन यहां पर बन सकते हैं, तो उसके बारे में कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो एक एक कर बातें करते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। तो यहां पर अगर इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूं तो ये जो डे है ये 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, और फॉरेस्ट जो है जिस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं उसका एक इंटीग्रल पार्ट है। तो कैसे हम लोग को फॉरेस्ट को सेव करना है, इवन आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसमें भी हम लोगों ने यहाँ पर फॉरेस्ट को सेव करने की बात की जा रही है संविधान के अंदर आर्टिकल 51A के अंदर में। ठीक है, तो इससे आप लोग समझ सकते हैं। तो यहां पर इसीलिए बोला गया थीम में भी कि फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, यानी कि जो फॉरेस्ट है ना, हमको उनको सस्टेनेबल तरीके से लेकर चलना पड़ेगा। जो भी यहां पर प्रोडक्शन है या फिर जो भी कंजप्शन है वो ऐसा होना चाहिए कि हम लोग को उतना ही यूटिलाइज करना है जितना हम लोग प्रोड्यूस कर सकें, मतलब जितने पेड़ काटने हैं जितने हम लोग लगा सकें। ये वाला सीधा सीधा फंडा आप लोग समझ सकते हैं, यानी कि नुकसान इतना ही करो जितनी भरपाई कर सको। आज की डेट में अगर आप लोगों को फैट अपना बर्न करना है तो उतना ही खाओ जितना आप लोग कैलोरी को बर्न कर सको। तो ये हो गया सस्टेनेबल, चीजों को मेंटेन रखना, यहां से आगे बढ़ने नहीं देना है, यहां से आगे घटने नहीं देना है। तो ये वाला पैटर्न आप लोगों को समझना पड़ेगा। अगर ये पैटर्न आप लोग नहीं समझोगे, ये काम आप लोग नहीं करोगे, तो फिर चीजें जो है वो घटना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर पेड़ काटते जाओगे, लगाओगे नहीं, तो एक टाइम पर पेड़ बचेगा ही नहीं, तो फिर क्या करोगे। तो ये वाली चीजें, तो इंटरनेशनल लेवल पर ये डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, ना कि इंडिया के लेवल पर मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूं। तो यहां से एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये डे। ठीक है, आगे चलते हैं।
एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर, ये भी आप लोगों को कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, बात की जा रही है एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी में, रेस के नाम पर जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उसको खत्म करने की बात करते हैं। इवन अगर आप लोग संविधान के अंदर जाओगे, फंडामेंटल राइट के अंदर भी, वहां पर भी डिस्क्रिमिनेशन को बेसिकली साइड में रखने की बात की जा रही है, यानी कि कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप लोगों को ऑलरेडी यहां पर कई सारे आर्टिकल देखने को मिलेंगे जो बात करते हैं रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर, सेक्स के नाम पर, या फिर एक तरीके से रीजन के नाम पर किसी में भेदभाव आप लोगों को नहीं करना है। तो वो क्या होता है, हमारा संविधान इस बारे में बोलता है कि हाँ, हम लोग को इन चीजों को रोकना है। तो यहां पर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये आप लोग यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी डे 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है और बोला गया कि कोई भी यहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है तो उसको हम लोग को रोकना है कि ऐसी हरकतें सोसाइटी में देखने को नहीं मिले। और इसी के चलते यहां पर भी थीम रखी गई है कि वॉइस फॉर एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म, यानी कि अगर कोई रेसिज्म देखने को मिलता है सोसाइटी के अंदर में, उसके खिलाफ आप लोगों को यहां पर एक तरीके से आवाज उठानी है। रेसिज्म मतलब जिस तरीके से, अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं, अफ्रीका के अंदर में, जो साउथ अफ्रीका है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में, वहां पर आप लोगों को रंग भेद की नीति दिखा करती थी। इसमें क्या था, इसमें काले और गोरे का भेद हुआ करता था, यानी कि व्हाइट और ब्लैक जो थे उसमें डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलता था। उसकी वजह से जो ब्लैक लोग हैं उनको काफी सफर करना पड़ता था और उसको अपार्थाइड का एक तरीके से आप लोग बोला करते थे, अपार्थाइड, यानी कि रंग भेद की नीति। तो उसके खिलाफ नेल्सन मंडेला साहब के द्वारा काफी बड़ी मुहिम चलाई गई और फिर जाकर यहां पर उससे हम लोग बच पाए। तो कहने का मतलब यहां पर यह कि डिस्क्रिमिनेशन कभी भी किसी भी लेवल में सोसाइटी में नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके की आप लोग बातें क्यों ना करो। तो उसके एलिमिनेशन के बारे में बात की जा रही है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डे है और इसकी भी थीम आप लोग कनेक्ट कर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन और है यहाँ पर, एक बेसिकली डे डिस्कस किए क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर, जो कि आप लोग को अटेम्प्ट करना है। ये बात की जा रही है जायद तलवार के बारे में। ये एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और किस कंट्री के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोगों को बताना है। और ये जो कंट्री है जीसीसी की है। ये जीसीसी क्या है ये भी आप लोगों को बताना है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए ये छोटी छोटी टर्म्स जो है ना, ये कई बार आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो अगर आप लोग इन पर गौर नहीं फरमाओगे तो आप लोग क्वेश्चन को जो है वो गलत कर बैठ जाओगे। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों से छोटी छोटी जो बातें हैं वो भी आप लोगों से डिस्कस की जाए, क्योंकि कई सारे बच्चे जो हैं इसको नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है कि ये जो कंट्री है, अगर बात करें यहाँ पर जीसीसी लिखा हुआ गया तो आप लोग क्या समझोगे क्या है, गल्फ कंट्री है। तो नाम से क्या हो गया कि गल्फ में कोई कंट्री है, उनके बीच में कोऑपरेशन होगा और उसकी काउंसिल बना दी। तो इस तरीके से याद रख लिया करो यार। तो ये जो गल्फ कोऑपरेशन जो कंट्रीज हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इसके अंदर 6 कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये आप लोगों को ये बताना है कि इनमें से कौन सी कंट्री है जिसके साथ में हम लोग यहाँ पर जायद तलवार एक्सरसाइज करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर जिसके बारे में आप लोग को बताना है। तो अटेम्प्ट कीजिए, फिर आंसर इसका वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को देखता हूं कौन कौन इसका सही आंसर देता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा। एग्जाम में डायरेक्ट आप लोग का ये टॉपिक बन सकता है। अरे हाँ, पहले 1 मिनट क्विज देख लेते हैं, फिर आप लोग बोलोगे सर क्विज नहीं बताया, ठीक है। आइए टकटकी लगाकर आप लोग यहाँ पर क्विज देखना है, उसके बाद में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे काफी शानदार चीजें। और नए सप्ताह की स्टार्ट करो यार नए जोश के साथ में। बिल्कुल सारे त्योहार आप लोग ये कंप्लीट हो चुके हैं, तो बैक टू द अपने जो है बेसिकली पैटर्न पर आ जाइए। अब कोई मतलब नहीं है चीजों को डिले करने का, ठीक है। तो बात की जा रही है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में। आप लोगों को ये बताना है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में यहाँ पर ये आता है। अगर थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं तो यहाँ पर ये बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंडर में आता है। तो इससे मिनिस्ट्री का अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो बताइए कौन सी मिनिस्ट्री होगी। आगे बात करेंगे जेंडर संवाद। ये ऑर्गेनाइज कराया जाता है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन कहता है, जिसको डे NRLM बोलते हैं। किस मिनिस्ट्री के अंडर आप लोगों को ये चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ये एक सेकंड, ये फिर से आ गया यार, ये इसको इग्नोर करना, ठीक है। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ओके। यहाँ पर बेसिकली ये था कि यहाँ पर ये जो ब्यूरो ऑफ जो इंडियन स्टैंडर्ड है यहाँ पर ये BIS, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो ये तो यहाँ पर मिनिस्ट्री का नाम था। बाकी ये था कि इसके प्रेसिडेंट जो होते हैं, ठीक है, वो कौन होते हैं, वही मिनिस्टर यहाँ पर प्रेसिडेंट होते हैं और इसको एक्स ऑफिसियो प्रेसिडेंट बोला जाता है। अब ये क्या है, ये पूरा मैं आप लोगों को आर्टिकल के ड्यूरेशन में समझाऊंगा, तब तक आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन नेशनल रूरल लाइवलीहुड जो मिशन है यहाँ पर, ठीक है, जिसके बारे में अभी आप लोगों से बात भी करूंगा काफी डिटेल में, कई सारी बातें बताऊंगा इसको, ठीक है। तो जानेंगे कई सारे मुद्दे यहाँ पर। आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है कि बेसिकली एक तरीके से ये जो SGSY, ठीक है, तो ये लॉन्च की गई थी यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्कीम को रिस्ट्रक्चर करके। तो कौन सी स्कीम को रिस्ट्रक्चर करके इसको लॉन्च किया गया। और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये कि कैसी स्कीम है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या फिर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो ये एक तरीके की सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम कौन सी होती है, वो स्कीम जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करती है, उसको सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम कहते हैं। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम कौन सी होती है, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अकेले पैसे देती है, बस स्टेट गवर्नमेंट को इंप्लीमेंट करने का काम होता है, पर लेकिन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में दोनों को पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है।
उड़े देश का आम नागरिक हमारी कंट्री में काफी इंपॉर्टेंट स्कीम थी जिससे रीजनल लेवल पर कनेक्टिविटी बनाएगी, तो इसको आरसीएस भी हम लोगों ने बोला, बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। रीजन मतलब लोकल एरिया को कनेक्ट करने वाली स्कीम। तो कब इसको लॉन्च किया गया था और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, काफी कुछ मैं आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में बताने वाला हूँ। सागरमाला सी प्लेन सर्विस, जैसे कि पानी के ऊपर जहाज चलाना, नहीं एक तो पानी का जहाज, एक मैं आप लोगों को जब दिखाऊंगा आप लोग समझ पाएंगे। एक जहाज होता है पानी के ऊपर से चलता है, वो वाला नहीं जो एक जिसमें पंखड़ी भी होती है, वो वाले जहाज की बात कर रहा हूं, तो समझेंगे पूरा आखिर क्या है। तो यहां पर कौन सी मिनिस्ट्री का यहां पर ये प्रोजेक्ट था जिससे कि टूरिज्म भी यहां पर पर्टिकुलर एरिया में बढ़ाया जा सके। कृषि उड़ान, ये आप लोगों को बताना है कौन सी मिनिस्ट्री की है। नॉर्मली कृषि देखकर कृषि मत समझ लेना, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, ठीक है। वही बात होगी पुष्पा वाली कि फायर है फायर, तो फ्लावर मत समझ लेना, तो वही बात है, तो उसको कंफ्यूजन में मत ले लेना आप लोग। और एग्जाम में बड़ी जल्दी आप लोग ऐसी स्टेटमेंट दी जाती है, ओके। आगे बात करते हैं यहां पर, जब किसी दो रिवर के बीच में इंटरस्टेट वाटर के बारे में बात करते हैं, यहां पर इंटरस्टेट रिवर के बारे में बात करते हैं, तो ये जो पावर दे रखी है ये यूनियन गवर्नमेंट को दे रखी है। तो कौन सी लिस्ट में आती है यहां पर, ये सेंट्रल लिस्ट में आती है, स्टेट लिस्ट में आती है, फिर कॉन्करेंट लिस्ट में आती है 7वें शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ये आप लोगों को बताना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में काफी डिटेल में बातें करूंगा, जिससे कि आप लोगों के माइंड में चीजों को लेकर क्लैरिटी आएगी। तो एक एक पॉइंट यहां पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डे तो मैंने आप लोगों को दोनों बता ही दिए यहां पर, ठीक है, तो इनमें तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अब यहां पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन जो पूछा है उसका आंसर आप लोगों को जरूर देना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो पूछता हूं कम से कम पार्टिसिपेट करके चला करूं, ओके। अब बात करेंगे यहां पर, बेसिकली ये जो न्यूज है कवर की गई है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा, जो कि एक स्टैंडर्ड सोर्स माना जाता है एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। इसको आप लोग जरूर फॉलो करा करो। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के जो बारे में बातें की जा रही है, सारी बातें एक एक कर यहां पर समझते हैं। देखिए आज के दिन में जो BIS है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट एक तरीके की बॉडी आप लोग बोल सकते हैं, जिसके बेस पर हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कि स्टैंडर्ड क्या है चीजों का। जैसे पानी का स्टैंडर्ड हो गया, अब यहाँ पर अगर ड्रिंकिंग वाटर के बारे में बात करें तो उसके लिए यहाँ पर दिया गया है IS 10500-212, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो 174822020, तो ये ड्रिंकिंग वाटर के लिए हो गया, जो पाइप वाटर जो प्रोवाइड करा जाता है। यानी कि हमारी कंट्री में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिनका नाम है श्री अश्वनी कुमार चौबे, तो इनके द्वारा रिसेंटली अभी यहां पर लोकसभा के अंदर रिप्लाई किया गया कि हमारे द्वारा अभी 2 टोटल मिलाकर इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो यहां पर तैयार किया गया ड्रिंकिंग वाटर के लिए। तो IS का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। तो यहां पर ये जो इंडियन स्टैंडर्ड इनके द्वारा तैयार किए गए हैं, एक तो है ड्रिंकिंग वाटर के लिए और दूसरा है उसको मैनेजमेंट के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि यहां पर ये किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए यहां पर ये बनाए गए हैं, ताकि ड्रिंकिंग वाटर लोगों तक पहुंच सके और उसको मैनेज किया जा सके प्रॉपर वे में, उसके ऊपर फोकस किया गया है। और BIS का जो क्वालिटी का स्टैंडर्ड जो रहता है, हालांकि यहां पर अगर बात करें तो नॉट मैंडेटरी फॉर सिविक एजेंसीज, यानी कि अभी ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं बनाया गया कि आप लोगों को इसको बिल्कुल ही ऐसा नहीं कि पत्थर की लकीर बना दी कि इसको फॉलो कर रहे हैं। देखिए हमारी कंट्री में ना यार बहुत बड़ी एक तरीके से एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इतने बड़े एरिया में इतनी सारी पॉपुलेशन में एक स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना आसान नहीं होता है। तो हालांकि यहाँ पर एक तरीके से जिसे मैं बोलता हूँ ना आप लोगों को कि डेली आंसर राइटिंग आप लोग करनी है, डेली लेक्चर देखना है, लेक्चर अगर छूट जाए तो उसका रिवीजन करना है, और करते भी है कई सारे बच्चे, ऐसा नहीं कि मतलब आप लोग इग्नोर कर देते तो कोई और नहीं कर रहा है, कर रहे हैं भाई साहब, देखा करो। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर ये छुटा हुआ था, बैकलॉग मैंने कवर किया, मेहनत लग गई काफी सारी, तो इस तरीके से करते हैं। आप लोग छोड़कर बैठ जाए तो इसका मतलब थोड़ा ना कि कोई भी नहीं करेगा। तो आप लोग समझ सकते हैं ये जो स्टैंडर्ड इन्होंने तैयार कर दिया, अब यहां पर बहुत सारी ऐसी बॉडी होंगी जो यहां पर लगा लेंगे, जैसे इंदौर टाइप की एरिया हो गए। इंदौर अगर बात करें वो हमारे देश का सबसे साफ स्वच्छ सिटी माना जाता है, अब वो तो इसको तुरंत इंप्लीमेंट कर देगा। अब भाई साहब आप लोगों को कंपटीशन में अगर आना ही नहीं है, हाँ बस सही है सिटी जैसी चल रही है चलने दो, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं बनती है। तो इस तरीके से अगर आप लोग को लग रहा है कि स्टैंडर्ड मेंटेन रखना चाहिए तो आप लोग को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो स्टैंडर्ड बना के छोड़ देगी। अब गवर्नमेंट ने तो बोल दिया सबको मास्क पहनना है, सबको इंजेक्शन लगवाना है, अपनी दवाई लगवानी है और 2 गज की दूरी बना के रखनी है। अब गवर्नमेंट ने तो बोल दिया, अब जो समझदार है वो काम कर रहा है, नहीं समझदार है तो वो फिर बेवकूफी में एक तरीके से फंस जा रहा है बीमारी के चक्कर में। तो वो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो गवर्नमेंट अपना काम कर हट जाती है, फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम लोग उस काम को कैसे लेकर चल रहे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा ये याद रखेगा, अगर वोटर को आप लोग बात करेंगे पानी को, तो संविधान के अंदर 7वां शेड्यूल है, उसमें 3 लिस्ट है। एक को बोलते हैं केंद्र की सूची, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट की सूची यानी कि राज्य की सूची, इसी के साथ में कॉन्करेंट यानी कि समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में नहीं, यहां पर इसको किस में रखा गया, स्टेट सब्जेक्ट में, यानी कि राज्य का यहां पर कॉन्सेप्ट है कि पानी के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। घर घर में पानी जाना चाहिए। जल जीवन जो मिशन लॉन्च किया गया कि यहां पर क्या की गई कि बोला गया कि पाइप वाटर होना चाहिए 2024 तक का। ये क्वेश्चन पता नहीं कितने सारे एग्जाम में पूछ लिया कि कब तक का है टारगेट, भाई साहब 2024 तक का है, ठीक है। तो आप लोग वैसे भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली 2024 तक के टारगेट लगा के चल रही है। आखिर रीजन क्या है, रीजन ये है कि 2024 में इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो उस तरीके से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं।
इंटीग्रेटेड डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बात की, कैसे मैनेज करना है, ठीक है। सेंट्रल स्टेट को मिलकर काम करना पड़ेगा यहाँ पर, और लोकल ढांचा भी आप लोग क्रिएट करना पड़ेगा कि कैसे आप लोगों को वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, इसी के साथ में एग्रीकल्चर में पानी का कैसे यूटिलाइजेशन करना है। तो ये सारी चीजें मैनेज करके चलनी पड़ेगी ना आप लोगों को, तो इसी के चलते यहाँ पर ये बातें बोली गई है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है स्टेट गवर्नमेंट की और अर्बन लोकल बॉडीज की, कि प्लान करे, डिजाइन करे, एग्जीक्यूट करे, ऑपरेट करे और मेंटेन करे। यानी कि मैं आप लोगों को बोल दूं कि बस आप लोगों को क्या करना है, बस आप लोगों को सिलेबस पढ़ के बैठ जाना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। सिलेक्शन थोड़ी ना हो जाएगा, सिलेबस भी करो, पुराने क्वेश्चन पेपर भी देखो उठाकर, जो पढ़ रहे हो उसको रिवाइज भी करो, प्रॉपर अपने नोट्स बना के चलो। अगर आप लोगों को लग रहा है सही तरीके से ये चीज आप लोग भूल जा रहे हो, रिवाइज नहीं कर पाओगे, तो ये चीजें आप लोग करते रहना है। तो इससे क्या होगा, लंबे समय तक चीजों को आप लोग याद रख पाओगे, ठीक है। अगस्त 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पार्टनरशिप की गई स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, और बोला गया कि जल जीवन मिशन लेकर आ रहे हैं भाई साहब, हर घर जल पहुंचाएंगे। अब स्टेट गवर्नमेंट कई सारी ऐसी हैं जो ऑलरेडी काम कर चुकी हैं, अब यहाँ पर कुछ ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जो जहां पर खासकर दूसरी गवर्नमेंट देखने को मिलेगी, वो इसको कर ही नहीं रही है। तो यार सब जगह ना कुछ दिक्कतें देखने को मिलती हैं, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चीजें हो नहीं रही हैं, हो रही हैं, पर लेकिन सब जगह नहीं हो रही है, ये आप लोग समझ सकते हैं। तो बोला गया कि एवरी रूरल हाउस होल्ड में यहाँ पर 2024 तक का इनका टारगेट रख दिया। अब जैसे कई सारे एरिया ऐसे हैं जो ऑलरेडी इसको इंप्लीमेंट कर चुके हैं, अब जो नहीं कर रहे हो पीछे रह जाएंगे, तो ऐसे समझ सकते हैं। इसमें अगर अंडर जल जीवन मिशन की बात करें तो इंडियन स्टैंडर्ड 10500-12012, तो ये आप लोगों को अडेप्ट किया गया कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाए, तो ये स्टैंडर्ड हो गया यहाँ पर इसका। इसी के साथ में स्टेट और यूनियन टेरिटरी को एडवाइस किया गया कि ड्रिंकिंग वाटर को टेस्ट वगैरह भी करते रहना भाई साहब, कि क्या क्या चीजें ईयर ऑन ईयर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। पैरामीटर एक ट्वाइस इन ईयर आप लोगों को यहाँ पर जो बैक्टीरियल जो भी यहाँ पर एक तरीके से क्या क्या दिक्कत है पानी के अंदर, वो चेक करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। और स्टेट को क्यों बोला, यूनियन टेरिटरी को क्यों बोला, रीजन ये है भाई साहब स्टेट सब्जेक्ट जो है यहाँ पर वो आप लोगों को देखने को मिलेगा पानी, पर लेकिन इतना भी आसान नहीं है यार। आप लोगों को मैं बोल दूं कि यहाँ पर ये काम कर लो कि हाँ ऐसे बस हवा में हो जाएगा, एक प्रॉपर प्लान के थ्रू आप लोगों को काम करना पड़ेगा। आप लोगों को लगेगा आप लोगों के पास में टाइम ही नहीं है, 24 घंटे छुमंतर निकल जाएंगे डेली, आप लोगों को लगेगा अब तो दिन स्टार्ट होता अब फिर चला गया। तो प्लान में अगर आप लोग नहीं चलोगे कि हाँ ये चीजें यहाँ पर होनी चाहिए उस तरीके से, तब तक चीजें आप लोगों की समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पर भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन है। यहाँ पर बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें एंट्री 7 में आप लोगों को यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलेगी कि वाटर सप्लाई कैसे करनी है, इरिगेशन कैनाल के बारे में बात की जा रही है, ड्रेनेज, और इसी के साथ में यहाँ पर एम्बैंकमेंट के बारे में बात की जा रही है। एक तरीके से ये क्या होता है, ये एक तरीके से किनारा आप लोग बोल सकते हैं नॉर्मल तरीके से, ठीक है। तो ये कैसे मेंटेन करके सारी चीजें चलनी है, वाटर को कैसे स्टोर करना है, कैसे वाटर पावर आप लोग क्रिएट करनी है, ये सारी चीजें स्टेट लिस्ट के अंदर में आ गई। पर लेकिन जब इंटर स्टेट रिवर के बारे में बात करते हैं, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के बारे में बात करते हैं, तो ये एंट्री 56 में आप लोगों को यूनियन लिस्ट में देखने को मिलेगा। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ना कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। पर लेकिन यहाँ पर दिस प्रोविजन नोट एक तरीके से सारी चीजें ना आप लोगों को देखने मिलेगी कि ऐसा नहीं कि सारे प्रोविजन जो है वो प्रॉपर फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। हैज नॉट बीन यूज बाय पार्लियामेंट, क्यों, क्योंकि उसको पता है पार्लियामेंट को कि जब स्टेट गवर्नमेंट को वाटर दे रखा है तो फालतू में क्यों टेंशन में पड़ना है, अपना उनको ही काम करने दो, अपने सर पे क्यों वहां पे पंगा लेना है फालतू का बिना सर पैर वाला। तो इसलिए कई बार इनसे डिस्टेंस बनाकर भी चली जाती है, पार्लियामेंट सोचती है अपने काम पर फोकस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। एंट्री अगर बात करें 56 के बारे में, तो यहां पर पार्लियामेंट जो है इनेक्ट करती है रिवर बोर्ड एक्ट, ये 1956, जिसके तहत यहां पर रिवर बोर्ड बनाया गया इंटर स्टेट रिवर के बीच में, ठीक है। पर लेकिन जो बोर्ड के बारे में बात करें, यहां पर बोला गया है एक तरीके से स्टेब्लिश करने के बारे में, पर बोला गया बट नो सच बोर्ड हैज बीन स्टेब्लिश अंडर दैट, ठीक है। यानी कि ऑलरेडी एक्ट बना दिया पर बोर्ड बनाने की बात की तो कोई स्टेब्लिश नहीं करा। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस स्टेट गवर्नमेंट की साइड से भी देखने को मिलता है। उनको लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे एरिया में आकर घुस रही है, तो इसलिए वो चिल्लाने लगते हैं, मेंढक की तरह कूदने लगते हैं कि भाई साहब हमारे एरिया में आकर घुस गए। तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आप लोग ये जब इस तरह के टॉपिक आप लोग पढ़ते हैं। तो यही बातें यहां पर है। स्टेट के बारे में अगर आप लोग थोड़ा सा और जानेंगे तो रिवर जो है वो देखिए ऐसा नहीं कि एक स्टेट की है, जैसे आप लोग देखते हैं कई सारे वाटर डिस्ट्रीब्यूट हैं यहाँ पर। जैसे रवि और ब्यास के बारे में पूछे कौन कौन लड़ रहा है इसको लेकर, पंजाब हरियाणा राजस्थान लड़ रहे हैं। नर्मदा को लेकर कौन कौन लड़ रहा है, मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र और राजस्थान लड़ रहे हैं। कृष्णा को लेकर कौन कौन लड़ रहा है, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश और कर्नाटक लड़ रहे हैं। प्रियार रिवर को लेकर केरला और तमिलनाडु लड़ रहे हैं। गोदावरी को लेकर महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश कर्नाटक और मध्य प्रदेश लड़ रहे हैं। हर एक राज्य में कोई ना कोई यहां पर लड़ रहा है किसी न किसी रिवर को लेकर। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तो सीधे सीधे ये हो गया काफी कॉम्प्लिकेटेड इशू यार। कल को चलकर कोई राज्य क्रिएट हो जाए, उसमें से 2 राज्य बन जाए, फिर वो रिवर के पानी को लेकर लड़ेंगे, जैसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बारे में आप लोग बात कर लो। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो यहाँ पर इसने यहाँ पर इसको जल्दी से कोई टच करने के लिए चक्कर में भी नहीं रहता है, सोचता है जो चल रहा है चलने तो, फालतू में इशू क्यों क्रिएट करना है, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो एक इंपॉर्टेंट एक आप लोगों को बॉडी भी मैं कवर करा देता हूं। यहां पर ये नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है, यानी कि हमारे देश में स्टैंडर्ड चीजों को कैसा होना चाहिए उसको मेंटेन रखने का यहां पर काम करती है। तो भाई साहब ये भी बता दो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है,
तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर जो है वो आप लोगों को कंज्यूमर अफेयर और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कोई ज्यादा पुरानी नहीं है, नया नया अभी बनाया गया ताकि चीजों को मेंटेन रखा जा सके थोड़ा सा। और इसके एक्स ऑफिसियो प्रेसिडेंट जो है वो हमारी कंट्री के मिनिस्टर ऑफ डिपार्टमेंट के यहाँ पर रहेंगे बेसिकली। ये कौन से, ये बेसिकली कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये यहाँ पर इसके मिनिस्टर देखने को मिलेंगे। अब कौन है आज की डेट में ये आप लोग को बताना है, ठीक है। थोड़ा सा जाकर इसके बारे में देखिए। पर एक शब्द है यहाँ पर एक्स ऑफिसियो। एक्स ऑफिसियो का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो एक्स ऑफिसियो का मतलब होता है कि कोई चीज आप लोगों को ऑलरेडी मिल चुकी है जिसके लिए आप लोगों ने मेहनत की है। मान लीजिए एग्जाम में सिलेक्शन हुआ आप लोगों का, ठीक है, तो आप लोग क्या बन गए यहाँ पर डीएम बन गए। अब जैसे आप लोग डीएम बन गए तो डीएम बनते ही आप लोगों को क्या मिलेगा, कुछ बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाएगी जो डीएम की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उनके लिए ना तो आप लोग को एग्जाम लड़ना है, ठीक है, ना तो कोई एग्जाम आप लोग क्लियर करना है, नहीं आप लोग को जाकर कोई अलग से यहाँ पर इसके लिए आप लोग के अंदर कोई की अलग से क्वालिटी होनी चाहिए तभी आप लोगों को मिलेगा। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो कि यहाँ पर आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखने को मिलेगी, वो आप लोगों के हाथ में आ जाएगी, ठीक है। डिजास्टर आपदा को कैसे कंट्रोल करना है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो यानी कि एक ऐसी जॉब आप लोगों के हाथ में आ जाना जिसके लिए आप लोगों ने एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाला, एक्स्ट्रा मेहनत नहीं डाली, तो वो आप लोग यहाँ पर नॉर्मली देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये समझिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन होंगे, यहाँ पर ये मिनिस्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें, एम क्या रहता है, एक हार्मनी बनाना कि कैसे डेवलपमेंट लेकर चलना है, किस तरीके से यहाँ पर क्वालिटी को मेंटेन रखना है। वो बेसिकली यहाँ पर खासकर जो सामान की क्वालिटी होती है उसको मेंटेन रखने का ये काम करती है। और इसी के साथ में प्रोवाइड करती है ट्रेस, किस तरीके से यहाँ पर बेनिफिट पहुंच रहा है और हमारे देश की इकोनॉमी जो है वो कैसे काम कर रही है, ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्रोवाइड करती है सेफ और रिलायबल क्वालिटी गुड, इसी के साथ में मिनिमाइज करती है हेल्थ हजार्ड, कल को चलकर हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू न देखने को मिले उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करती है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर फोकस करती है और इसी के साथ में जो वैरायटीज जो हैं उसके ऊपर फोकस देकर चलती है। कंट्रोल ओवर जो यहाँ पर प्रोलिफरेशन ऑफ वैरायटीज, ठीक है, उसको कंट्रोल करती है। देखिए आज के डेट में मान लीजिए क्या करें, आज की डेट में अगर आप लोग मान लीजिए चाय की पत्ती लेकर जाते हैं तो दार्जिलिंग की चाय कहते हैं बेस्ट आती है, पर लेकिन दार्जिलिंग का ठप्पा लगी हुई आप लोगों को दुनिया भर की चाय मिल जाएंगी, जबकि उनके अंदर प्रोडक्ट झांकोगे तो बाहर लिखा हुआ है एडिडास और अंदर है एबीबास। यानी कोई बात होगी ना एक तरीके से, ये बाहर ओरिजिनल प्रोडक्ट का नाम डाल दिया है और अंदर कुछ भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये बिल्कुल गलत तरीका होता है। ऐसी हरकतें आप लोग कई सारे लोग जो हैं वो करते हुए नजर आते हैं। तो ये उसको रोकती है कि एक तरीके से जो एक स्टैंडर्ड चीजें हैं वही मेंटेन रहनी चाहिए। ऐसे नहीं कोई कुछ भी आकर वहां पर हरकतें करके चला जा रहा है, तो उसको रोकने का काम भी इनके द्वारा यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो ये था पूरा आर्टिकल। मैं आशा करता हूं आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर हुआ तो थम्स अप देकर आप लोग बता सकते हैं, और अगर नहीं हुआ तो थम्स डाउन दे सकते हैं, यानी कि डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं। और बाकी कमेंट बॉक्स कर भी कमेंट बॉक्स में भी आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आप लोग को यहाँ पर डाउट है तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में, ठीक है। तो ये था पूरा कंप्लीट टॉपिक, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा यहाँ पर ये कवर किया गया, बेसिकली पीआईबी का टॉपिक है यहाँ पर। ये स्कीम के बारे में आप लोगों से बात करूंगा यहाँ पर, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसी के साथ में DAY NRLM क्या है यहाँ बात करेंगे, और भी कई सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। खासकर अगर गांव वाले एरिया से आप लोग निकल कर आते हैं तो खासकर ऐसी चीजें आप लोगों से कई बार इंटरव्यू में भी पूछ ली जाती हैं, तो उस तरीके से आप लोगों को चीजों को लेकर चलना है, ठीक है। तो बहुत सारी बातें यहां पर बताने वाला हूं, एक एक पॉइंट जो है वो क्रिस्टल क्लियर आप लोगों के माइंड में होगा। ध्यान से सुनते हुए आगे बढ़िएगा। जहां पर भी डाउट लगा करें क्वेश्चन को आप लोग पूछ लिया करो और कोशिश किया करो जिसको पता है वो भी आंसर दे सकता है कमेंट बॉक्स में। एक अच्छा माहौल बना सकते हैं एक दूसरे के साथ में डिस्कस करके। और वीडियो कंप्लीट होने के बाद में 1 मिनट आंखें बंद कर वीडियो को रिकॉल किया करो, ताकि लंबे समय तक आप लोग ये चीजें जो है वो याद रख पाओ। ये काफी लंबे समय तक चीजें याद रखने में आप लोगों को हेल्प करेगा और एक अच्छी मेमोरी फॉर्मेशन का भी आप लोगों का ये काम करेगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। पेपर जो है प्रीलिम्स में या फिर जीएस पेपर 1 और 2 के अंदर भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। सोसाइटी और गवर्नेंस के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अभी 3000 के करीब स्टेट जो मिशन स्टाफ सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसके मेंबर के यहाँ पर बेसिकली 3rd एडिशन जेंडर संवाद की बात की गई, जो कि ऑर्गेनाइज कराया गया। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में आती है। तो यानी कि एक तरीके से यहाँ पर कई सारे जो यहाँ पर स्टाफ के मेंबर थे उनसे यहाँ पर एक तरीके से जेंडर को लेकर डिस्कशन किया गया, मोटे मोटे तौर पर आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो इससे क्या होता है, देखिए यहाँ पर सोसाइटी को नॉर्मली हम लोग जैसे समाज में रहते हैं वहां पर महिलाओं को उतनी ज्यादा तवज्जो दी नहीं जाती है, ठीक है। कोई काम करना है, कोई घर का काम करना है, मुखिया बनाना है, सारी चीजें एक मेल सोसाइटी में, एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में आप लोगों को ये चीजें देखने को मिल जाती है। तो नेशनल वर्चुअल इनिशिएटिव जो है एक तरीका जिसके चलते यहाँ पर एक ग्रेट अवेयरनेस फैलाई जाती है अक्रॉस द कंट्री जेंडर लेंस, यानी कि जो मेल और फीमेल यानी कि लड़का और लड़की में जो भेदभाव होता है उसको रोकने की कोशिश यहाँ पर की जाती है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। जेंडर संवाद जो है यहाँ पर ये एक तरीके से इनिशिएटिव फॉर व्हाट वर्क टू एडवांस द वुमेन एंड गर्ल इन द इकोनॉमी, तो ये फोकस रहता है जिसको IWWAGE बोला जाता है। तो इसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा, याद रखिएगा। इसका मतलब है इनिशिएटिव फॉर व्हाट वर्क्स टू एडवांस वुमेन एंड गर्ल्स इन द इकोनॉमी, यानी कि लड़कियों और महिलाओं को आगे लाने के लिए क्या क्या हम लोग कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस रहता है। और उसी के चलते जेंडर संवाद जो है ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है।
है ना, एक तरीके से कनेक्ट हो गए ना एक दूसरे के साथ में। तो इस तरीके से कनेक्ट कर अगर आप लोग चीजों को देखेंगे तो लंबे समय तक चीजों को याद रख पाएंगे। अब बात करते हैं यहां पर थर्ड एडिशन, यहां पर जेंडर संवाद का आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये जो सपोर्ट किया जाता है पीसीआई और इसी के साथ में रोशनी सेंटर बना रखे हैं देश के अंदर में, जिनके द्वारा यहां पर ये काम किया जाता है। अब लाइट जल गई होगी, पीसीआई के यहां पर बेसिकली इसको बोलते हैं, क्या हम लोग बोलेंगे इसको, प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल। ये मिलकर काम करते हैं हमारी कंट्री में, एक तरीके से ये रोशनी सेंटर बनाए गए जिसके चलते महिलाओं के साथ में कनेक्टिविटी यहां पर रखी जाती है। थीम क्या यहां पर थीम की जा रही है यहां पर प्रमोशन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी थ्रू वुमेन कलेक्टिव्स। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से महिलाओं में आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा घर में सबको खाना खिलाने के बाद में सबसे बाद में तो अपने आप खाना खाया जाता है। ठीक है, वो भी बच गया तो कई बार बचता भी नहीं है तो भूखा सोना पड़ जाता है, ऐसे भी इशू आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसलिए महिलाओं को सबसे ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती हैं जब यहाँ पर मंथली साइकिल स्टार्ट होती है, उसमें कोई ध्यान रखने वाला नहीं होता ढंग से, वो दिक्कत यहाँ पर देखने को मिलती है। इसी के साथ में और भी बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जब यहाँ पर लड़कियों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कोई ज्यादा थोड़ा पढ़ा लिखा दे तो ये बोलते हैं ज्यादा पढ़ लिख के कहां जाएगी, तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो उसी के चलते जो मिनिस्ट्री ने यहां पर आइकॉनिक वीक सेलिब्रेट किया गया, बोला नए भारत की नारी। ठीक है, तो यानी कि नए भारत की नारी को ध्यान में रखकर अमृत महोत्सव जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि आजादी की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर अभी हम लोग को महिलाओं को आगे लेकर नहीं चलेंगे तो फिर कहां सर्वाइव कर पाएंगे। यानी कि ये मानिए 48% जो हमारे देश की पॉपुलेशन है उसको पीछे छोड़कर हम लोग जा रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग देश को आगे लेकर चलने के मूड में नहीं है। तो इसलिए यहां पर ये देखने को मिलेगा इसका तीसरा संस्करण। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर बन सकता है और थीम जरूर याद रखिएगा। आगे बात करते हैं यहां पर नेशनल और स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये एक तरीके से वॉइस है सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन की, जिसके चलते शेयर और लर्न की बात की जाती है, जो भी बेस्ट प्रैक्टिस है, ताकि महिलाओं को और अच्छे लेवल पर हम लोग इंपावर कर सकें। अब कईयों के माइंड में तो ये चल रहा होगा यार ये बार बार यहाँ पर बार ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम लिया जा रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है क्या, पहले एक बार ये तो बता दो यार। तो यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है इसमें नॉर्मली आप लोगों को 12 से लेकर 25 के करीब आप लोगों को महिलाएं देखने को मिल जाती हैं। पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनकी एज जो रहती है वो 18 से लेकर 50 के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पर ये जो बेसिकली एक तरीके से इंटरमीडिएटरी, ये यहाँ पर फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी का एक काम करते आप लोगों को नजर आते हैं कई तरीके से। जैसे मान लीजिए कहीं पर आप लोगों को हेल्प चाहिए, ठीक है, तो महिलाओं के लिए किस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सकता है, तो गवर्नमेंट यहाँ पर इसको बताती है कि कोई ऐसा ग्रुप बना लो जिसके चलते एक दूसरे को सपोर्ट किया जा सके। तो सेल्फ हेल्प यानी कि अपने आप अपनी हेल्प करना, नाम से आप लोग निकाल सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं हमारे देश में देखने को मिलता है, ये साउथ ईस्ट एशिया, ये एक तरीके साउथ एशिया के अंदर भी आप लोग कई सारी कंट्री फॉलो करती है, उसको नजर आती है। ठीक है, तो यहां पर अगर बात की जाए मोटे मोटे तौर पर जो खासकर रूरल हाउस होल्ड है, गांव वाले एरिया में, एक तरीके से उनकी इनकम कैसे बढ़ानी है, गांव में इनकम कैसे बढ़ानी है, इसी के साथ में प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी है। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए आज की डेट में आप लोग क्या कर रहे हैं, खेतों में लगे हुए हैं बेसिकली फावड़ा लेकर और चीजों की खुदाई कर रहे हैं। ठीक है, अब पता चला वहां पर गवर्नमेंट ने ट्रैक्टर प्रोवाइड करा रखा है कि आप लोग कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा तेल डालना है उस ट्रैक्टर में और अपना आराम से यूज कर सकते हैं। तो क्यों ना उसको यूज किया जाए, जो काम आप लोग 10 दिन में कर रहे हो वो काम क्या करेगा, वो 4-5 घंटे में निपटा डालेगा। तो इस तरीके से इफिशिएंसी इंक्रीज होगी, आसानी से अपना काम करो और आगे बढ़ो, ऐसे आप लोग समझ सकते हो। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन रिच फूड में। ऐसा नहीं कि बस डेली दाल ही दाल चल रही है, कभी दाल भी खाओ, कभी आप लोग छोले खाओ, कभी आप लोग एक तरीके से राजमा खाओ, तो इस तरीके से आप लोग चीजें एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, कभी सोयाबीन आलू गाजर की सब्जी बना ली, इस तरीके से मतलब डिफरेंट चीजें खाओ, अपना खाने में एक बैलेंस डाइट लेकर चलनी है। उसमें छाई मट्ठा वगैरह भी ले सकते हो, थोड़ा मीठा वगैरह आप लोग ले सकते हो, जो भी सूटेबल लगे। तो एक अच्छा न्यूट्रिशन होना चाहिए, जो एग वगैरह खा सकता है वो एग खाए, जो एग नहीं खाता है तो वो एक तरीके से पनीर खाए। तो एक प्रोटीन का भी सोर्स आप लोगों के पास में होना चाहिए। दालें अच्छी रहती हैं, उसमें आप लोग अलग अलग तरीके की दालें खा सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से अवेयरनेस के तौर पर बताई जाती हैं। सोशल और बिहेवियर चेंज जो है कम्युनिकेशन का उसमें देखने को मिलता है, और खासकर कोविड-19 के चलते बहुत सारी दिक्कतें अभी जो देखने को मिली सोसाइटी में, उसमें इस तरीके के ग्रुप जो है उन्होंने काफी बड़ा रोल प्ले किया, तो उनको भी हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे अगर बात करें यहाँ पर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन है वो प्रमोट करती है बिहेवियर चेंज, अगर कहीं पर कोई देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये स्वभाव में चेंज आ गया चीजों को लेकर। कोविड-19 से पहले कुछ और चीज थी, अब कोविड-19 के बाद में कुछ और चीज आ गई। पहले ये माना जाता था, आप लोगों ने सुना होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा भी ये बातें बोली गई थी, ये थोड़ा अभी तो नहीं, हालांकि अगर आप लोग थोड़ा सा पहले जाओगे, कम से कम 20-25 साल पहले, अगर कोई फल फ्रूट लेके जा रहा है तो ये मानते थे कि घर में कोई बीमार है। ठीक है, यानी फल फ्रूट तो बस बीमार आदमी खाएगा, पर लेकिन आज के डेट में देखिए नॉर्मल डाइट का पार्ट बन चुका है आज के डेट में ये चीजें। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि बिहेवियर चेंज हो रहे हैं लोगों के। ठीक है, पहले इंसान जो था दुकान पर जाकर ही चीजें खरीदा करता था। ठीक है, आज के डेट में ऑनलाइन दबाकर सामान खरीद रहे हैं, आप लोगों ने भी कभी ना कभी खरीदा होगा। ठीक है, ये समझ सकते हैं आप लोग। पहले नॉर्मल क्या करता था इंसान, एक तरीके से कुछ भी काम हो उसको एक नहीं एक तरीके से, जिसे आज के डेट में आप लोग खुद को देखिए, अपने ऊपर इंप्लीमेंट करके देखिए। ठीक है,
अगर आज की डेट में आप लोग कहीं जाना है, पहले सोचता था चलो यार पैदल ही चले जाते हैं, आज के डेट में तो साइकिल उठाओगे या मोटरसाइकिल या फिर कार उठाओगे, तो इस तरीके से इंसान चलेगा। तो ये एक पैटर्न में चेंज होता हुआ आप लोग नजर आएगा। टाइम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर दिया आज के डेट में लोगों ने, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं आप लोग। इसी के साथ में महिला जो है उनकी केयर के लिए काउंसिल होनी चाहिए। यहाँ पर लो बर्थ है उनका, वेट के एक तरीके से बेबीज का एक तरीके से उनकी दिक्कतें देखने को मिलती हैं, ठीक है। गर्ल्स की एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, हेल्थी डाइट होनी चाहिए, खाना पीना अच्छा होना चाहिए, न्यूट्रिशन जो माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं वो ढंग से मिलने चाहिए। यहाँ पर मैरिज की एक सही एज होनी चाहिए। अब तो हमारे देश में भी 21 एज कर दी है मैरिज की, उससे पहले आप लोग शादी न करें। बेसिकली ये गवर्नमेंट खुद बोल रही है, क्यों? क्योंकि देखिए एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं मैं आप लोगों को, सबसे मुझे भी सोचने के लिए थोड़ा सा मजबूर करती है। अगर आज की डेट में आप लोग यूपीएससी का एग्जाम देते हैं तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसका मतलब ये कि 21 साल से पहले आप लोगों की ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो ग्रेजुएशन होने में मान लीजिए 3 साल लग गए, 18 साल से 21 साल में ग्रेजुएशन होगी। तो ये जो 3 साल है यहाँ पर, और लड़की की शादी की एज रख दी हम लोगों ने 18 साल। अब 18 साल में लड़की की शादी होगी तो ये समझो हम लोग ये बोल रहे हैं लड़की को 12वीं कर, बस इससे ज्यादा तुझे पढ़ना ही नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग क्या बोल रहा हूं मैं? मतलब लड़की को हम लोग खुद बोल रहे हैं 18 साल एज रखकर शादी की, तो तुमको बस 12वीं करनी चाहिए, इससे ज्यादा तुमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पर लेकिन 21 साल अब कर दिया तो कम से कम ग्रेजुएशन तो कंप्लीट अपनी कर पाएगी ना। आगे चलकर अगर कुछ काम करना है, कुछ सिचुएशन है उसको संभालना है तो ये समझ सकते हैं। उसी के साथ में स्पेस देना है प्रेगनेंसी में, यानी कि बच्चा अगर पैदा करना है तो उसके अंदर 4 से 5 साल की बात नॉर्मली की जाती है। 3 से 4 साल तो नॉर्मली बोला जाता है, ताकि एक बच्चे को प्रॉपर वे में बढ़ाया जा सके, फिर दूसरे बच्चे को प्लान किया जा सके। पर लेकिन ये भी दिक्कत देखने को मिलती है कई जगह, ऐसा भी नहीं होता है। तो बहुत सारे इश्यूज हैं महिलाओं के साथ में, तो उसके रिलेटेड यहां पर ये अवेयरनेस सारी फैलाई जाती है। ये तो हो गई इस स्कीम के बारे में। थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पर स्टैटिक पोर्शन बताता हूँ, जिसके चलते यहाँ पर एक अलग से बातें करेंगे। तो न्यूज हो गया, अब पर्टिकुलर स्कीम के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। और यहाँ पर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसको यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है, ये पर्टिकुलर मिशन एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड इसका मिशन आप लोगों को नजर आएगा। पहले यहाँ पर क्या था, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज ये स्वरोजगार योजना आप लोगों को देखने को मिलती थी, जिसका नया वर्जन निकाल के अब यहाँ पर ये ला दिया नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। 2011 में यहाँ पर ये निकल कर आई थी। इसी के साथ में यहाँ पर मोबिलाइज कराया था 9 से लेकर 10 करोड़ जो रूरल पुअर हाउस होल्ड है सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू। यहाँ पर तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट देखने को मिलती है उनकी जिंदगी में, जॉब के लिए बात करें और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में। आप लोगों में उदाहरण के तौर पर बताता हूं, जैसे आज के दिन में हम लोग बात करते हैं एमजी नरेगा के बारे में। वो एक ऐसी स्कीम है जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को अपने साथ में कनेक्ट कर पाई है रोजगार के मामले में, ठीक है। वो अलग बात है कि 100 दिन का यहाँ पर एक तरीके से रोजगार दिया जा रहा है, पर लेकिन रियलिटी यहाँ पर यह है कि अगर जो लोग खाना खाने के लिए भी एक तरीके से मजबूर है, उनको खाना भी नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए काफी अच्छा सोल्यूशन आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। एक मैनुअल एक वर्क की वहां पर जरूरत होती है, ऐसा भी नहीं कोई स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है वहां पर, तो उस तरीके से यहाँ पर ये स्टार्ट किया गया। तो ये हेल्प करने के लिए बेसिकली यहाँ पर ये पर्पज आप लोगों को देखने को मिलता है। और किसके अंदर यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये रीनेम किया गया, ऐसा नहीं। यहाँ पर अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसको यहाँ पर DNRLM आप लोग बोलते थे, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा इसके अंदर 7 करोड़ के करीब यहाँ पर रूरल हाउस होल्ड जो थे उनको कवर किया गया। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बात करें, और ये सपोर्ट करता है 8 से लेकर 10 साल तक का, ठीक है। ये यहाँ पर समझिए, और इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म भी यहाँ पर प्रोवाइड कराता है ताकि यहाँ पर इफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। इसलिए यहाँ पर पूरा नाम आप लोगों को यहाँ पर इसका देखने को मिलेगा DNRLM, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए इसको लेकर, और जहां भी कंफ्यूजन हुआ करे उसको आप लोगों को पूछ लेना है, ठीक है। आगे बात करें, यहाँ पर ये इनेबल करता है कैसे हाउस होल्ड की इनकम बढ़ानी है, कैसे सस्टेनेबल लाइफ होनी चाहिए, उसको कैसे लेकर चलना है, फाइनेंशियल सर्विस क्या है। और वर्ल्ड बैंक खुद बोलता है कि मैं सपोर्ट करूंगा अगर कोई ऐसे काम आप लोग करोगे, ठीक है। क्या क्या फीचर है, सोशल मोबिलाइजेशन, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर बात करें तो एटलीस्ट 1 वुमेन जो है मेंबर फ्रॉम द जो यहाँ पर आइडेंटिफाई रूरल पुअर हाउस होल्ड से यहाँ पर लेकर आओ सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर में, ताकि खुद भी वो अपने ऊपर डिपेंडेंट रह सके, एक घर वालों के ऊपर डिपेंडेंट न रहे, ठीक है। तो पर्टिकुलर वनरेबल कम्युनिटी के ऊपर फोकस यहाँ पर दिया जाता है। इसी के साथ में कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि एक तरीके से अगर मान लीजिए कोई मिलकर काम कर रहे हैं तो एक इंस्टीट्यूशन सा बन जाता है यहाँ पर, उसके थ्रू एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, और फिर यहाँ पर जो मेन होता है वहां से एक सपोर्ट आती है निकलकर, तो प्रोफेशनल सपोर्ट कनेक्ट कर लेती है यहाँ पर अलग अलग सेल्फ हेल्प ग्रुप को, और उनको एक अच्छी सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलती है। और इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बढ़ता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके बारे में याद रखिएगा। जब किसी पर्टिकुलर पर्सन को आप लोग यहाँ पर आज के डेट में बैंकिंग सिस्टम के अंदर लेकर आते हैं, उसका अकाउंट वगैरह खुलवाते हैं और वो बैंकिंग को यूज करना स्टार्ट करते हैं, तो ये हो गया फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से डिमांड और सप्लाई के बेस पर यहाँ पर चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके चलते यहाँ पर अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाता है, कोई स्कीम गवर्नमेंट चला रही है, आप लोग मान लीजिए स्टूडेंट है, तो कोई यहाँ पर एक तरीके से नहीं कि आप लोगों को स्कॉलरशिप वगैरह दी जा रही है, वो सब चीजें भी यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर डिमांड साइड में अगर बात करें, प्रमोट करना है फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी कि इंसान को पता तो होना चाहिए कि कैसे यूज करना है। अकाउंट तो खुलवा दिया, कंप्यूटर तो दे दिया सामने वाले के हाथ में, पता नहीं है कैसे यूज करना है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो फाइनेंशियल लिटरेसी यहाँ पर होनी चाहिए ताकि यहाँ पर उनको ढंग से यूटिलाइजेशन किया जा सके। और सप्लाई साइड में कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए यहाँ पर एक तरीके से,
ताकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी वगैरह प्रोवाइड करा के एक दूसरे को कनेक्ट करके काम किया जा सके, तो तब यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट और मैं सब बता दूं, जैसे यहाँ पर IWWAGE, ये क्या होता है यहाँ पर, इसको बोला इनिशिएटिव फॉर व्हाट वर्क्स टू एडवांस वुमेन एंड द गर्ल इकोनॉमी। तो यहाँ पर इकोनॉमी के अंदर में महिलाओं और लड़कियों का क्या योगदान होना चाहिए, इसको कैसे एडवांस कर सकते हैं, ये है यहाँ पर। ये इनिशिएटिव किसका है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। तो याद रखिएगा LEAD, यानी कि लेवरेजिंग एविडेंस फॉर एक्सेस एंड द डेवलपमेंट। तो यानी कि एक तरीके से जो भी एक्सेस और डेवलपमेंट को करने के लिए उन एविडेंस को आप लोग आगे लेकर चलना है। और ये जो LEAD है यहाँ पर, ये एक और यहाँ पर ये एक्शन बेस्ड रिसर्च स्टडी आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर इंस्टीट्यूट फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट और रिसर्च के अंदर में, जिसको IFR सोसाइटी बोला गया। और ये नॉन प्रॉफिट आप लोगों को एक सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हर एक लेवल पर काम करने की कोशिश की जा रही है, खासकर महिलाओं को कैसे डेवलप किया जा सकता है, और एग्जिस्टिंग रिसर्च का ढंग से यूटिलाइज करके जनरेट किए जाएंगे न्यू एविडेंस टू द इन्फॉर्म एंड फैसिलिटेट एजेंडा, जो वुमेन इकोनॉमिक इंपावरमेंट के लिए क्या क्या हम लोग काम कर सकते हैं। आप लोग नॉर्मली सुना भी होगा कि अगर कोई महिला बिजनेस करना चाहती है तो उसको छूट भी दी जा रही है आज के डेट में, ठीक है। कोई एजुकेशन लेना चाह रही है उसको भी छूट मिल रही है काफी लार्ज स्केल पर। कई सारे तो फॉर्म भी ऐसे आते हैं, आप लोगों ने एग्जाम के देखा होगा, जिनमें फीस तक नहीं लेते हैं, ठीक है। खासकर लड़कियों से और SC ST आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, इनसे फीस तक नहीं ली जाती है। तो ये क्या है, ये एक तरीका सपोर्ट ही तो है यहाँ पर, ताकि बच्चे जो हैं वो यहाँ पर पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें। वरना दिक्कतें कितनी सारी देखने को मिलती है, वो आप लोग जानते हैं, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा एक इशू था जो मैंने आप लोगों को बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में स्टैटिक चीजों के साथ में कंबाइन कर समझा दिया। अब कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। कल को अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि क्या था यहाँ पर, ये जेंडर बेसिकली संवाद क्या था, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया और क्या क्या चीजें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि काफी अच्छे से यहाँ पर कवर किया गया, ठीक है। तो बताइएगा कैसा लगा यहाँ पर ये टॉपिक, बाकी आगे चलते हैं। सारी की सारी न्यूज आज PIB से आप लोगों को देखने को मिल रही हैं, और मुझे लगा यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है वो आप लोग की छूटे ना कम से कम। तो यहाँ पर बात की जा रही है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की, ये है बेसिकली RCS उड़ान। तो RCS क्या है, उड़ान क्या है, सारी बातें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों आ गई है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो डिटेल में समझते हैं कहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। GS पेपर 2 और 3 के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं, गवर्नेंस या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जब बात करें, और प्रीलिम्स के अंदर भी आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और जब मैं शब्द प्रीलिम्स यूज करता हूं तो इसका मतलब ये मत समझा करो कि बस UPSC के लिए मैं प्रीलिम्स बोल रहा हूं। यहाँ पर प्रीलिम्स आप लोगों के स्टेट PCS का भी हो सकता है, आप लोग आज के में SSC CGL के प्रीलिम्स देने जाते हैं, बैंकिंग का प्रीलिम्स आप लोग का हो सकता है। तो उस तरीके से आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि न्यूज होती है वो हर एक एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। उसमें ये नहीं लिखा होता कि UPSC की न्यूज है, भाई साहब पूरे देश का आम नागरिक तो बस UPSC के लिए बनाई हम लोगों ने न्यूज, ठीक है। तो ऐसे मत देखा करो उसको, कई सारे बच्चे उसको पूछने लगते हैं बार बार, ठीक है। तो बात करेंगे काफी अच्छे से कई सारी चीजों के बारे में। अभी यहां पर डे फ्लाइट स्टार्ट की गई है दो एरिया के बीच में, एक तो इंदौर और दूसरा यहां पर गोंदिया इंदौर और हैदराबाद, ये रूट स्टार्ट किया गया रीजनल कनेक्टिविटी के तहत, यहां पर उड़ान स्कीम के तहत। उड़ान मतलब उड़े देश का आम नागरिक। तो इसके तहत अभी यहां पर इसका 4th जो वर्जन स्टेट किया गया, तो उसमें बात की गई यहां पर फ्लाई बिग करके यहां पर जो बस सर्विस है, यानी कि एक तरीके से जो यहां पर ये हवाई जहाज की सर्विस है, ये यहां पर पहली इसकी उड़ान यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रही है, जो कि ऑपरेशनल की जा रही है। देखिए हमारे देश में ना अलग अलग अभी यहां पर इसको ओपन किया गया, तो काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट यहां पर आ रहा है और उसको लेकर चल रहे हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहां पर वो स्मॉल एयरक्राफ्ट भी यहां पर लेकर आ रही है, ताकि आराम से कनेक्टिविटी बनाई जा सके। जो 2 टायर और 3 टायर जो सिटी है उसमें यहां पर 100 न्यू के करीब एयरपोर्ट जो है वो बनाए जा रहे हैं, और आगे भी काफी सारी जहां पर पट्टियां पड़ी हुई थी पहले, कभी छोटी छोटी पट्टियां पड़ी हुई हैं, वहां पर भी हवाई जहाज स्टार्ट करा दिया है। तो काफी अच्छे लेवल पर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने की कोशिश यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है, अगर इसको आप लोग समझोगे, ठीक है। सॉरी यार, ठीक है। तो यहां पर ये कनेक्टिविटी है इंदौर, गोंदिया और इसी के साथ में यहां पर हैदराबाद के बीच में, ठीक है। अभी यहां पर जो गोंदिया लेकर आया गया इसको, तो 14th उड़ान डेस्टिनेशन अभी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। ये बिग फ्लाइट है, ये फर्स्ट एयरलाइन से कनेक्ट करने के लिए गोंदिया को, जो कि यहां पर अभी आने वाले टाइम में क्या होता है, देखिए मान लीजिए आप लोग यहां पर एक पर्टिकुलर गांव से निकल कर आते हैं, ठीक है, आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट हो गया। अब इस डिस्ट्रिक्ट से पार्ट में आप लोगों के पास में कोई स्टेट की कैपिटल हो गई, तो कम से कम इस से लेकर स्टेट की कैपिटल के साथ में यहां पर कनेक्ट कर दिया, तो एक हब बन गया कहीं ना कहीं यहां पर, ठीक है। स्टेट कैपिटल के साथ में अगर आप लोग बहुत सारे ऐसे एरिया कवर कर देते हो, तो लोग जो है जहां पर पहले ट्रेन का यूज क्या करते थे तो टाइम ज्यादा लगता था और पैसा लगभग उतना ही लग जाता था, अब उतने ही पैसे में आप लोग यहां पर हवाई जहाज का मजा उठा सकते हैं। तो जिंदगी थोड़ी सी और फास्ट हो जाएगी लोगों की, ऐसा बोल सकते हैं। खासकर मेट्रो सिटीज के अंदर और अच्छे लेवल पर कनेक्टिविटी आप लोगों को बनती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी यहां पर इंदौर, गोंदिया और हैदराबाद के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। यहां पर बिरसी एयरपोर्ट जो है इन गोंदिया, ये स्टैब्लिश किया गया था डोमेस्टिक एयरपोर्ट, और यहां पर ये ओन एंड ऑपरेट किया था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हमारी कंट्री में जो भी यहां पर इस तरीके के मामले आप लोगों को देखने को मिलते हैं, याद रखिएगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो यहां पर काम करती है।
ये जो यहाँ पर बिरसी विलेज के नाम पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि 12 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में गोंदिया महाराष्ट्र से आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो क्या हो गया, हम लोगों ने आज तक देखिए, अब समझिए आप लोग, यहाँ पर एक गांव है, उसके नाम पर एयरपोर्ट का नाम रख दिया गया और उसके बारे में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, वो भी महाराष्ट्र के किसी गांव के आसपास वाले एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये एक तरीके से जब आप लोग कुछ ऐसा काम करते हैं ना, तो अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब मान लीजिए आप लोग सब जान रहे हैं, आप लोग किसी और के साथ में डिस्कस करेंगे, अलग अलग न्यूज में यहां पर इसको कवर किया जाएगा। तो ये इस तरीके से क्या हो गया, इसके बारे में अब लोग जानने लगे, तो कनेक्टिविटी एक अच्छे लेवल की बन गई। यहां पर अब लोग जानने लगे इसके बारे में कि अच्छा ऐसा कुछ वहां पर है, आना जाना आसान कर दिया, वहां पर तो हवाई जहाज की फैसिलिटी हो गई है, तो लोकल एरिया के लोगों को कितना फायदा होगा। तो इससे एक अच्छे लेवल का एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनता है देश के अंदर में चीजों को आगे लेकर चलने का। और ये सारा काम कौन देखता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर देखती है, जिसके द्वारा अभी यहां पर इन्वेस्ट किए गए 21 करोड़ रुपए, ताकि फिर से चीजों को स्टार्ट किया जा सके। और एयरक्राफ्ट क्रैश फायर टेंडर भी यहां पर निकाले जा रहे हैं, ताकि कल को कोई ऐसी दुर्घटना न देखने को मिले कि लोग हवाई जहाज में बैठने से भी डरे कि यार ये तो पता नहीं कब फट जाए, वो वाली चीजें भी नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर दूसरे और भी इक्विपमेंट्स यहां पर इस तरीके से लगाए जा रहे हैं, ताकि सिचुएशन ऐसी रहे कि कल को चलकर अच्छे से हम लोग काम कर पाए और उसके अंदर कोई दिक्कत देखने को न मिले, और टूरिज्म बढ़े और कनेक्टिविटी बढ़े। आप लोग ये समझिए, जैसे कि आप लोग आज के में कुछ ऐसे एरिया में जाते हैं जहां पर बहुत सारे तो मंदिर देखने को मिलेंगे, या फिर मस्जिद वगैरह देखने को मिल जाए, गुरुद्वारा देखने को मिल जाए, या आप लोग कहीं पर चर्च देखने को मिल जाए, वहां पर एग्रीकल्चर नहीं हो रही है, ठीक है, वहां पर कोई और दूसरा व्यापार नहीं हो रहा है, लोगों की डिपेंडेंसी किसके नाम पर है, वहां पर रिलीजियस टूरिज्म के नाम पर। आप लोग पहाड़ों में जाओगे वैष्णो देवी की यात्रा करने, ठीक है, या फिर किसी और जगह पर आप लोग जाते हो, अजमेर के अंदर जाते हो दरगाह देखने के लिए, वहां की जो आसपास की इकोनॉमी है ना, जो लोग वहां पर रहते हैं, वो सारे टूरिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। तो टूरिज्म काफी बड़ा रोल प्ले करता है, खासकर अगर बात करें, और इसके चलते अगर कनेक्टिविटी मिल जाए तो लोग घूमने के लिए उम्दा रहते हैं, उतावले रहते हैं कि हाँ बस एक बार मिले तो सही घूमने के लिए, और थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो तुरंत लोग निकलकर चल देते हैं। तो ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। जो गोंदिया यहां पर इसको वैसे गोंडिया बोला जाता है, जिस स्पेल करेंगे अगर आप लोग इसको, ठीक है। तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर ये म्युनिसिपल, जो आप लोग यहां पर म्युनिसिपल काउंसिल देखने को मिलेगी, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन होगी। बाकी यहां पर ये कुछ बातें, यहां पर एक गोंदिया जो है वेरी क्लोज टू मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, जो कि आगे चलकर कनेक्टिविटी में और फायदा पहुंचाएगा, ठीक है। इसी के साथ में नेम आफ्टर यहां पर गोंडी, जो गोंदी पीपल यहां पर आदिवासी कम्युनिटी, उसके नाम पर रखा गया। सोचो अब यहां पर आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जाएगा कि गोंडी जो यहां पर आदिवासी कम्युनिटी है वो किस एरिया में पाई जाती है, तो बन गया ना डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां पर। अब आप लोग बोलते हैं क्वेश्चन कहां से आ जाता है यार, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था। अरे पढ़ा था भाई साहब, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो चीजों को ऐसे पढ़ो कि एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों को छूटने पाए, उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। तो आप लोग तो बोलोगे यार ये कहां से आ गया, तो न्यूज में नहीं था, पर ये नहीं पता यहां पर पूरे हवाई जहाज की कनेक्टिविटी हो गई, यहां पर पूरा एयरपोर्ट बन गया उसके नाम पर। तो इस तरीके से आप लोग को चीजें लेकर चलनी है। गोंदिया जो है इसको आप लोग बोलते हैं एक तरीके से राइस सिटी, यानी कि चावल काफी ज्यादा होते हैं। अब कई सिटी के नाम दे दिए स्टेट पीसेस के अंदर, बोले कि बताओ ये किस चीज के लिए फेमस है, तो भाई साहब राइस के लिए फेमस है, समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ठीक है। सिटी जो है आप लोग यहाँ पर टबैको भी देखने को मिल जाएगा, और लेसेस क्या होता है यहाँ पर, बेसिकली कुछ ऐसे आप लोग को देखने को मिलेगा ये प्रोडक्ट, जिसको यहाँ पर टॉयज वगैरह या ब्रेसलेट वगैरह या फिर कोई दूसरी ऐसी चीजें बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। गोल्ड स्मिथ यानी कि सुनार काफी लार्ज स्केल पर इस चीजों को यूज करते हैं। तो ये आप लोगों के सामने डायरेक्ट बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बनते हैं कि यहाँ पर यार ये कहां से आ गया, कि यहाँ पर कनेक्टिविटी बना रहे हैं उनके बीच में, बताओ किस किस को कनेक्ट किया है, ये भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर लेकिन बैकग्राउंड में जाकर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इंसानों को घुमा देते हैं, ठीक है। आप लोग नई नई ऊपर से न्यूज पढ़ के निकल जाते हो और फिर कहते हो यार ये क्या हो गया। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ में बैकग्राउंड भी आप लोग कवर करना सीखो। उड़े देश का आम नागरिक, अब एक स्कीम और कवर करा देता हूं आप लोग यहाँ पर। ये रीजनल कनेक्टिविटी की स्कीम थी, 2016 में स्टार्ट की गई थी एविएशन मार्केट को बढ़ाने के लिए, ताकि अफोर्डेबल बनाया जा सके लोगों को। और बोला गया था कि हवाई चप्पल पहनने वाला इंसान भी हवाई जहाज में बैठ पाएगा, तब हम लोग उसको कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएंगे। तो ये स्कीम यहाँ पर आप लोग को देखने को मिली, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। सिविल एविएशन जो मिनिस्टर है आज के डेट में, वो कौन है आप लोग को ये बताना है, ठीक है। आगे चलते हैं, स्कीम के कई सारे फायदे यहां पर देखने को मिले। इसके साथ में पहले उड़ान बोला, फिर रीजनल कनेक्टिविटी के बारे में हम लोगों ने बात करना स्टार्ट कर दी, ठीक है, कि पहले तो यहां तक करते हैं, फिर और अच्छे लेवल पर हम लोग को आगे लेकर चलना है। इसीलिए शब्द मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था, ठीक है। आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, एक सेकेंड, यहां पर देखिए इसमें भी आप लोगों को यहां पर डायरेक्ट मेंशन कर रखा है। तो इसीलिए यहां पर कोई भी शब्द होता है ना, उसको अगर आप लोग क्लियर करके माइंड में चलोगे तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। तो इसको आप लोग स्टार्टिंग से चीजों को देखकर चला करो, सारी चीजें आप लोग के माइंड में एक एक क्लियर करता चलूंगा अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो इसी के नाम पर इसका नाम रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम रखा गया, ठीक है। तो समझिएगा यहाँ पर, और रीजनल कनेक्टिविटी यहाँ पर होगी तो फायदा क्या होगा, रीजन में लोग की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो आसानी से बहुत सारे प्रोडक्ट भी आप लोग ला ले जा सकते हो, वहां पर टूरिज्म को बढ़ा सकते हो आसानी से, ठीक है। कोई वहां से गांव से शहर जाता है, शहर से गांव आता है, वो वाली एक्टिविटी जो होती है उसको आप लोग बंद कर, उसको आप लोग और फास्ट कर सकते हो, ताकि अच्छे से कनेक्टिविटी हो जाए। ऐसा नहीं कि इंसान को मान लीजिए आज के डेट में एक सिटी है, ठीक है, और वहां से रास्ता जो है गाँव का वो बेसिकली 30 मिनट लगती है,
और 30 मिनट लगती है और ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए लग रहे हैं आने जाने के, ठीक है। अगर ये इंसान जो है ये गांव में रहता है और यहाँ पर इसको काम करना है शहर में जाकर, इसको वहां पर कमरा लेना पड़ेगा, वहां पर रहना पड़ेगा, खाने पीने का सारा जुगाड़ करना पड़ेगा, तो तब जाकर इसकी जिंदगी चलेगी। और इतना कमा नहीं रहा है, उसको आधा इसमें लग जाएगा, कोई मतलब नहीं बनता है। सोचो अगर रास्ता अच्छा हो जाए, 30 मिनट में अपने गाँव पहुंचे, तो क्या होगा, 10 रुपए देकर डेली, कोई दिक्कत तो रहेगी नहीं आप। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो ऐसे आप लोग चीजों को समझा करो, तो इससे फायदा बहुत ज्यादा होता है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से यहाँ पर लोअर करेगी, जो यहाँ पर जो एक तरीके से जो हवाई जहाज में जो एक तरीके से फ्यूल यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर एक तरीके से एयर टर्बाइन जो फ्यूल होता है, उसको यहाँ पर काफी कम करने की कोशिश की जाती है। उसके ऊपर जो आज के डेट में वो क्या कहते हैं, जो टैक्स वगैरह लगता है, वो काफी कम कर दिया जाता है इसको, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ सकते हैं, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि अगर आप लोग कोई चीज बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा सा उसको फेवरेबल भी तो आप लोग को बनाना पड़ेगा। अगर आप लोग उसको फेवरेबल ही नहीं बनाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो जब तक फेवरेबल नहीं बनाएंगे, लोग उसके अंदर आकर काम करना स्टार्ट नहीं करेंगे, तो उसके ऊपर आप लोग फोकस कीजिए। तो ये बेसिकली मुद्दा आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो भी हवाई जहाज के अंदर में यहाँ पर ये चीजें रहती हैं, उसको इसी तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है। अगर देखिए आज के दिन में आप लोगों को जो बैटरी की जो गाड़ियां हैं, ठीक है, तो उनको अगर आप लोगों को आगे लेकर चलना है, तो बैटरी की गाड़ियां आप लोग आगे लेकर कब चल पाओगे, जब आप लोग यहाँ पर आज की डेट में उनको सस्ता बना पाओगे, ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हैं, अगर उसको सस्ता नहीं आप लोग बना पा रहे हो तो फिर कैसे यूज करेंगे। तो ये एविएशन जो टर्बाइन फ्यूल है, ये भी सस्ता होना चाहिए, तभी यहाँ पर हवाई जहाज यूज कर पाएंगे और तभी लोगों को सस्ती फ्लाइट में मिल पाएगी, ऐसे समझ सकते हैं। तो इसके ऊपर लोअर जीएसटी लगाने की बात की जा रही है, 1% या फिर लेस देन 1%, ताकि अच्छे लेवल पर चीजों को यूटिलाइजेशन किया जा सके। रीजनल कनेक्टिविटी फंड भी क्रिएट किया जा रहा है, ताकि यहाँ पर सपोर्ट किया जा सके अगर कोई इस स्कीम के अंदर आना चाहते हैं, ठीक है। ये डोमेस्टिक फ्लाइट पर यहाँ पर एप्लीकेबल किया जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने बताया था कि नॉर्थ ईस्ट एरिया में भी कनेक्टिविटी की बात की जा रही है, जिससे काफी सारी चीजों को आगे लेकर आ जा रहा है। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर खासकर अगर कनेक्टिविटी के बारे में बात करें, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है यहाँ पर जो कंट्रीब्यूट करेगी 20% शेयर, ठीक है, फंड का, और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में 10% ओनली लिया जा रहा है। तो एक अच्छे लेवल की कनेक्टिविटी बनाई जा रही है। तो आज से नहीं, यहाँ पर ये बोला गया था 2016 में जब स्टार्ट की गई थी, लगभग 10 साल यानी कि 2026 तक का यहाँ पर सपोर्ट करेंगे, ताकि आगे चीजों को लेकर अच्छे लेवल पर चला जा सके। और तब से लेकर यहाँ पर चीजें आगे बढ़ती आ रही है और अच्छे अच्छे सेंटर हम लोग कनेक्ट कर चुके हैं। अंडर सर्व जो एरिया है यहाँ पर उनको भी कनेक्ट करना है, अंडर सर्व एयरपोर्ट जो है उनको भी यहाँ पर कनेक्ट करना है, ठीक है, जो आज तक ढंग से यूटिलाइज नहीं किए गए। कहने का मतलब यहाँ पर ये उनको ढंग से यूटिलाइजेशन आप लोगों को लेकर चलना है, ठीक है, ताकि हम लोग अच्छे लेवल पर कनेक्टिविटी बना सकें। और एनकरेज करना है जो भी यहाँ पर काम करना चाहते हैं, अफोर्डेबल लेवल पर काम किया जा सके। तो जब पहली उड़ान लेकर आएगी, यानी कि अब मैं आप लोगों को यहाँ पर अलग अलग उड़ान के बारे में बात करूंगा थोड़ा सा, ताकि सारी स्कीम भी आप लोगों की कवर हो जाए। उड़ान 2.0, उड़ान 3.0, ठीक है, उड़ान 4.0 उड़ान 4.1। तो ये भी थोड़ा थोड़ा बता देता हूं आप लोगों को, इसी के साथ में फिर थोड़ा सा और सागरमाला के बारे में बात कर लेंगे, तो काफी कुछ आप लोगों का कवर हो जाएगा। तो कोई कंफ्यूजन माइंड में आप लोगों को नहीं होना चाहिए। उड़ान जो यहाँ पर 1.0 आई यहाँ पर, तो 5 एयरलाइंस कंपनी जो है उनको यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराया गया। 128 फ्लाइट और 70 रूट के लिए यहाँ पर बेसिकली एयरपोर्ट वगैरह प्रोवाइड कराया गया, 36 न्यूली मेड ऑपरेशनल एयरपोर्ट, ताकि यहाँ पर कनेक्टिविटी अच्छे लेवल पर की जा सके, ठीक है। जब यहाँ पर 2018 में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा 73rd अंडर जो सर्व्ड जो और इसी के साथ में अनसर्व्ड जो एयरपोर्ट थे उनको यूज किया गया। फर्स्ट टाइम यहां पर हमारे देश में कई जगह हेलीपैड की कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगी दूसरे फेज के अंदर में। तीसरे फेज में टूरिज्म को काफी अच्छे लेवल पर लेकर चलने की बात की गई और इसी के चलते सी प्लेन सर्विस भी स्टार्ट यहां पर की गई। सी प्लेन मतलब इस तरीके से आप लोग यहां पर देख सकते हैं, तो ये वाली सर्विस भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिली और इसी के चलते नॉर्थ ईस्ट एरिया में कनेक्टिविटी की बात की गई। फोर्थ फेज में 78 रूट जो है वो अप्रूव किए गए रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत में, ताकि और अच्छे लेवल पर इसको कनेक्ट किया जा सके। और करावती यहां पर इसी के साथ में अगाती और मेनिको ये आइलैंड अलग से द्वीप के आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये फोर्थ फेज में कनेक्ट किए गए। फिर यहां पर 4.1 आ गया, फोकस रहा यहां पर स्मॉल एयरपोर्ट पर और ज्यादा हेलीकॉप्टर और सी प्लेन सर्विस पर भी यहां पर फोकस किया गया और सागरमाला सी लेन भी यहां पर बेसिकली स्टार्ट करने की बात की गई, ठीक है, जिसके तहत यहां पर जो एरिया वो है जहां पर पानी के थ्रू कनेक्टिविटी बनाई जा सकती है, तो उसमें भी हवाई जहाज का यूटिलाइजेशन करने की बात की गई। इवन कृषि उड़ान भी हम लोगों ने लॉन्च की गई मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के थ्रू, ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग याद रखिएगा 2020 में। और यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ये इंटरनेशनल और नेशनल दोनों लेवल पर यहां पर हम अपना सामान बेचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आज के में केसर हम लोग को बेचना है, ठीक है, कश्मीर से केसर निकालकर, तो इंटरनेशनल लेवल पर भी हम लोग उसको ले जा सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। इंटरनेशनल उड़ान की बात की गई ताकि स्मॉल सिटी जो है उनको भी इंटरनेशनल लेवल पर कनेक्ट किया जा सके। अगर कोई फॉरेन नहीं, किसी एरिया में से बहुत सारे लोग ऐसे फॉरेन में गए हैं तो उनको कैसे लेकर चलना है, तो ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोग अच्छे लेवल पर लेकर चल रहे हैं और इसके साथ में आप लोग भी कनेक्टिविटी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। क्वेश्चन जो पूछा गया था इसका आंसर क्या है, आंसर इसका देखने को मिलेगा आप लोगों को डी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग इसके बारे में याद रखेगा। तो यहाँ पर जैद तलवार जो है वो यूए की नेवी के साथ में आप लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है।
इसी के साथ में और एक्सरसाइज बताया था, जिसे आप लोग देखें यहाँ पर अल मुहद अल हिंद, ठीक है। तो इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में, और इसी के साथ में इंडिया और यूएसए के बीच में यहाँ पर पैसेक्स, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जिनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। तो आंसर इसका यहाँ पर डी हो गया। तो काफी सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली। मुझे लगता है कि कोई डाउट आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। इंपॉर्टेंट डे हम लोगों ने यहाँ पर देखे। इसी के साथ में यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली बात की किस तरीके से हमारे देश में आज के डेट में पानी को लेकर 2 स्टैंडर्ड तैयार किए जा रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर ये जल जीवन मिशन के बारे में पूरा पता चल गया। इसको लेकर कोई डाउट आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोगों ने जान लिया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में, जो कि बिल्कुल माइंड में क्लैरिटी लेकर आती है, ठीक है। जेंडर संवाद के बारे में हम लोगों ने बातें कर ली डिटेल में, क्या क्या मुद्दा है यहाँ पर। इसी के साथ में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के बारे में भी बातें की हम लोगों ने। जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे मैंने आप लोगों को यहाँ पर कवर करा दिए, और कुछ इंपॉर्टेंट और यहाँ पर जो मुद्दे थे वो भी हम लोगों ने समझे। इसी के साथ में यहाँ पर रीजनल कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा किस किस को कनेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने सारी उड़ान के जो भी पॉइंट है वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी यहाँ पर देख लिए, और सी प्लेन सर्विस के बारे में भी यहाँ पर बातें की, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को बन सकता है। इसके बारे में आप लोग को आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और बाकी यहाँ पर ये था आज का क्विज, जो कि आप लोग को अटेम्प्ट करना है। कोई भी कंफ्यूजन आप लोग के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए। तो बताइए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में किस मिनिस्ट्री के अंडर में आप लोग को देखने को मिलता है। जेंडर संवाद जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के बारे में बात की, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में बात की तो यहाँ पर भी आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन है ये आप लोग को बताना है। SGSY क्या है इसके बारे में आप लोग बताइए, कौन सी मिनिस्ट्री है यहाँ पर जिसके बारे में, स्कीम के बारे में हम लोगों ने बातें की। इसी के साथ में सागरमाला जो यहाँ पर इनिशिएटिव है यहाँ पर, ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा है। कृषि उड़ान के बारे में आप लोग को बताना है किस मिनिस्ट्री के अंडर में है। और यहाँ पर ये जो इंटर स्टेट रिवर के बारे में बात करें तो ये किस एंट्री के अंदर में आता है, यानी कि आप लोग को ये बताना है बेसिकली कि यहाँ पर ये सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट या फिर कौन कौन लिस्ट में, ठीक है। आज का डिस्कशन कैसा लगा जरूर बताएगा। PDF सारी टेलीग्राम पर मिल जाएगी, यहाँ पर जाकर डाउनलोड कर लेना। तो इसी के चलते अपनी लाइफ को थोड़ा एंजॉय करते रहिए, और अपने काम पर भी फोकस दीजिए, और अपनी हेल्थ पर भी फोकस दीजिए। पेपर पास में आ रहे हैं तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।